चुकाना। प्यार एक हथियार है। ये शब्द चैत्रिका के कानों में तेजी से पड़े। सफर्त के चेहरे पर हल्के लाल, नीले और पीले रंग की चमक के कारण उसके चेहरे पर कठोर भाव देखकर चैत्रिका की सांस अटक गई। आज वह लड़की पूरी तरह टूट चुकी है। जो व्यक्ति खुशी को पाने की कोशिश करता है वही सबसे अधिक दुख पाता है। यह दिल को झकझोर देता है। चैत्रिका को लगता है कि आज उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। वह इस बदले के जाल से कैसे बाहर निकलेगा? क्या सफारत उससे प्यार नहीं करती थी? वह तो बस अभिनय कर रहा था। अतीत की उस कड़वी याद को कैसे मिटाया जाए? उसने अपना सिर सफर्त की छाती पर टिका दिया। दूतावास किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। चैत्रिका को वह दिन याद है। वह दिन जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को किसी और के साथ प्रेम संबंध में शामिल करने के लिए पुरजोर प्रयास किया। चैत्रिका अपनी अर्थशास्त्र की प्राइवेट परीक्षा के लिए सुबह सुबह कॉलेज पहुंच गई। आज मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। मैं कल रात से अपने पिता से बात करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके अलावा वह अन्य चिंताओं के कारण सो नहीं पाता। अपना बैग वहीं छोड़कर वह बाहर आए और देखा कि सफारत कॉलेज के एक तरफ फूलों के बगीचे की ओर देख रही थी। चैत्रिका ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अपनी प्रेमिका के लिए फूल चुराने की योजना? नहीं, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से एलर्जी है। सफर्त ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ जवाब दिया। चैत्रिका ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरा क्या होगा? तुम चैत्रा माँ हो, जिसे मैं छू नहीं सकता। जब मैं आसपास नहीं होता तो मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता। और जब सफर्त ने चैत्रिका का चेहरा देखा तो उसकी बात अधूरी रह गई। लड़की के गोरे गाल पहले से ही चमकीले लाल हो चुके थे। उसने अपने मुखिया से कहा, क्या इस बार तुम्हें समझ में आया? चैत्रिका ने अपने होंठ भींचे और कहा, मैं समझता हूं, लेकिन हमारी क्लास की खूबसूरत लड़की सिंथिया तुम्हारे लिए पागल है। आप उसे केवल अपनी प्रेमिका बना सकते हैं, हालांकि आप चुंबन कर सकते हैं। ये कहते हुए चैत्रिका ने दांत पीस लिए। सफारत ने बेपरवाही भरे अंदाज में कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या आप मेरा नाम जानते हैं? क्या? सफारत ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। दृष्टि संदिग्ध है। चैत्रिका का चेहरा पीला पड़ गया था। अमता ने धीरे से कहा, ओह, सिंथिया को नहीं, सामने के फूलों की ओर। मैं सचमुच चाहता हूं कि मेरे जीवन में प्रेम की शुरुआत फूलों से हो। तुम प्यार कब करते हो? या चैत्र के महीने में? ओह, ऐसी ऐसी भावनाएं। सफर्त मुस्कुराया। यदि चैत्रिका क्रोधित होती तो वह दूसरी ओर देखकर मुस्कुरा देती। चैत्रिका ने यह देखा। मैं थोड़ा गुस्से में हूं। सिंथिया टिफिन के समय बेंच पर सिर रखकर रो रही है। हर कोई उसकी ओर देख रहा है और कानाफूसी कर रहा है। चैत्रिका आगे बढ़ती है और अपना हाथ उसके सिर पर रखती है। सिंथिया और वह एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। बहुत करीबी तो नहीं, लेकिन अच्छी दोस्ती है। चैत्रिका ने उसके सिर पर हाथ रखकर गंदी आवाज में पूछा, तुम क्यों रो रही हो? सिंथिया ने ऊपर देखा। अकेली लड़की की आंखें और चेहरा सूजा हुआ था। उसने रुआंसी आवाज में कहा, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारा वह दोस्त सफारत मुझे एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं देता। वह लड़का बहुत घमंडी है। मुझे क्या करना चाहिए? चैत्र, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। कृपया किसी समय मुझसे बात करने का प्रबंध करें। चैत्रिका ने एक क्षण सोचा। दूतावास को कई बार बताया और समझाया जा चुका है, लेकिन वह लड़का तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वह चैत्रिका के अलावा किसी भी लड़की से बात नहीं करता। सफर्त की मुस्कान और मोहक आवाज, ये सब चैत्रिका तक ही सीमित हैं। चैत्रिका ने सुना है कि गंभीर लड़के उससे अधिक प्यार करते हैं। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक बार जब वह सिंथिया के साथ तालमेल बिठा लेगा तो दोनों दोस्तों को मुलाकात का समय तय करने का मौका मिलेगा। जब वह आकाश और पृथ्वी के बारे में सोच रही थी तो अचानक चैत्रिका के मन में एक विचार आया। उत्फुल्ल मुस्कुराता है और सिंथिया के कान में कुछ फुसफुसाता है। कॉलेज की छुट्टियों के बाद चैत्रिका ने सफारत को बांध दिया और उसे जबरन खाली कक्षा में ले गई। हो सकता है कि दूतावास ने कुछ ऐसा समझाया हो जो उन्हें समझ में नहीं आया हो। दूर बिना कोई नाराजगी जताए साथ चला आया। ये कक्ष छोटा है। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो वहां कक्षाएं आयोजित नहीं की जाती। चैत्रिका ने नोटबुक निकाली, अपना बैग नीचे रखा और खाली बोतल हाथ में लेकर कहा, आप बैठ जाइए, मैं पानी ला रहा हूं। सफर्त ने अपना सिर हिलाया।
चैत्रिका जल्दी से बाहर चली गई, पर्दे के पीछे गई और सिंथिया को बुलाया। उसने जल्दी से कहा, चलो जल्दी करो, मैं देख रहा हूं कि कोई आता है या नहीं। बहन, तुमने आज मुझे आश्वस्त कर दिया। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस घटना के कारण मुझे जाने मत दीजिएगा। सिंथिया ने खुशी से चैत्रिका को गले लगा लिया। वह तुरंत वहां से चला गया और कमरे में चला गया। चैत्रिका ने तुरंत ही बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। और कोई रास्ता नहीं। सिंथिया को बंद कमरे के अलावा दूतावास से बात करने का अवसर नहीं मिलेगा। दूतावास नहीं देंगे। मेरे घुटने तनाव से कांप रहे हैं। चैत्रिका कॉलेज परिसर में व्यस्तता से घूम रही है। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लगभग 3 मिनट बीत चुके हैं। इसी बीच चैत्रिका अपने परिवार के एक युवा लड़के को अपनी ओर दौड़ता हुआ देखकर चौंक गई। वह पास आया और बोला, क्या हुआ? तुम यहां क्यों हो? लड़के ने हौंफते हुए कहा, आपके पिता को अस्पताल ले जाया गया है। चलो जल्दी करो, तुम्हारी मां ने मुझे भेजा है। चैत्रिक में पृथ्वी कांप उठी। अपने आसपास की हर बात भूलकर वह घर की ओर भागा। वह भूल गया कि उसने 2 लोगों को बंदी बना लिया है। उसने अपने कमजोर हाथ से सफारत की कमीज का लिफाफा पकड़ा और जहरीली यादों से बच निकला। राजदूत की अभिव्यक्ति कठोर एवं सख्त है। चैत्रिका तुरंत खिल गई। वह नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन उसे वह दिन बहुत पसंद है। वह सफारत से बहुत प्यार करता है। सफारत उसका पति है। भावनात्मक उम्र में वह अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दूतावास को वहां से हटना पड़ा और दोस्ती का बंधन टूट गया। क्या सफारत सचमुच बदला लेने के लिए वापस आया है? चैत्रिका का हृदय दुखी हो गया। उसने सफारत की छाती से अपना सिर उठाया और सिंथिया की ओर आंसू भरी आंखें डाली। आंसू मेरे गले में गांठ बना रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उसने पूछा, उस दिन क्या हुआ था? कृपया मुझे बताओ। सिंथिया ऐसा क्यों कहेगी? मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम चाहते थे कि मैं सिंथिया से प्यार करूं, है ना? सफारत की कठोर आवाज में आखिरी वाक्य सुनकर चैत्रिका की छाती कांप उठी। लेकिन क्या उस दिन अनजाने में की गई गलती के कारण उनके बीच कुछ घटित हुआ? करुण ने अपना ध्यान सफारत पर केंद्रित किया, लेकिन दूतावास ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चैत्रिका गिरने ही वाली थी कि उसने उसका हाथ खींच लिया और अपना पैर ऊपर उठा लिया। लड़की का एक पैर नहीं है और न ही चलने की ताकत है। सफारत ने झुंझलाहट से एक आह भरी और आगे आकर उसके पैरों को अपने चारों ओर लपेट लिया और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। सिंथिया आगे आए और पीछे पीछे चली गई। सफारत ने सिंथिया को कुर्सी पर बैठने को कहा, फिर एक कुर्सी खींची और चैत्रिका के सामने बैठ गया। चैत्रिका की ओर देखते हुए वह गंभीर स्वर में कहने लगा, उस दिन मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरी मां अपने ही परिवार और कॉलेज के शिक्षकों के सामने छोटी हो गई है। जब सिंथिया उस बंद कमरे में आगे आए और मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे तुम्हें मार डालने की इच्छा हुई। चैत्रा, सिंथिया के आंसू मेरे दिल को नहीं छू सके, लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया, विश्वासघात किया, उससे हमारी दोस्ती को ठेस पहुंची। सफारत ये शब्द कहकर रुक गया। माथे पर नसें दिखाई दे रही हैं। सिंथिया ने अपना सिर नीचे झुका रखा। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कॉलेज में मोबाइल फोन की कोई अनुमति नहीं थी। दोपहर खत्म हो रही है और शाम होने वाली है। सिंथिया अब मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करती। वह बहुत दूर बैठा था। तभी मैंने देखा कि लड़की की आंखें धुंधली हो रही हैं। मुझे नहीं पता था कि बंद कमरे में सांस लेना मुश्किल होगा। लड़की की दयनीय हालत देखकर मैं आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वह मेरी छाती पर गिर पड़ा। उसी समय एक कार्यालय कर्मचारी ने दरवाजा खोला। हमें इस हालत में देखकर वे हमें कसकर पकड़ लेते हैं। मैं समझ गया कि मेरा क्या मतलब था। उसने हमारी स्थिति को बुरी तरह से लिया। बहुत समझाने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। निश्चित रूप से किसी को भी बंद कमरे में 2 बच्चों का एक दूसरे के करीब रहना पसंद नहीं आएगा। प्रिंसिपल और कई अन्य शिक्षक आए। मेरे माता पिता, सिंथिया के माता पिता को सूचित कर दिया गया। उन्होंने ये खबर चुपचाप भेजी क्योंकि उन्हें लगा कि इससे कॉलेज की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। फिर भी क्षेत्र तबाह हो गया। कुछ सरदार और उनके आदमी भी आ गए। मेरी मां से कहा गया कि वह बेटे का पालन पोषण नहीं कर सकती। एक चरित्रहीन लड़का पैदा किया गया है। वह लड़कियों को फुसलाकर कमरे में ले जाता है और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है।
यहां तक कि बलात्कार शब्द को भी नहीं छोड़ा गया। मेरी माँ, जिन्हें मैं सबसे अधिक प्यार करता हूं, उन्होंने एक बार मेरी ओर आंसू भरी आंखों से देखा। उन्होंने धीमी संयत आवाज में कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जवाब में कुछ लोग हंस पड़े। सिंथिया डर के मारे सिमट कर खड़ी थी। उन्होंने एक बार खुले तौर पर कहा था कि यह वैसा कुछ भी नहीं है जैसा सब सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे मुझे पसंद करते हैं और मुझसे बात करने के लिए खुद ही आए हैं। लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि मैंने कहा कि यह एक फोल्डर था जो बाहर से बंद था, फिर भी सभी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। छुट्टियों के बाद हम अकेले एक कमरे में यही कर रहे थे। निश्चित रूप से यह प्यार था या अशिष्टता, गंदगी। मेरा मन एक बार भी आपका नाम लेने को राजी नहीं हुआ। मेरी मां के बाद आप दूसरी महिला थी जिन्होंने मेरे दिल में जगह बनाई। सिंथिया के पिता ने ऊंची आवाज में पूछा कि वह अपनी बेटी के साथ क्या करेंगे। आप समाज में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करेंगे? निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। परीक्षण। हाँ, उस दिन मुझ पर मुकदमा चलाया गया, हालांकि मैं दोषी नहीं था। सभी ने सिंथिया और मेरी शादी कराने का फैसला किया। सिंथिया के परिवार का मानना था कि कोई भी ऐसी लड़की को अपने घर नहीं रखेगा जो किसी लड़के के साथ पकड़ी गई हो। उन्हें लगा कि विवाह ही सही समाधान है। शादी। क्या सिंथिया और सफारत की शादी 8 साल पहले हुई थी? लेकिन क्या सिंथिया सफारत की पहली पत्नी है? क्या उसने बदला लेने के लिए दूसरी शादी की? चैत्रिका को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका गला घोंट रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। इससे पहले कि यह पूरी तरह से बंद हो जाए, राजदूत का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। उसने देखा कि सफारत अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा रहा है। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, वह कोमल शरीर कुर्सी से फर्श पर गिर पड़ा। चैत्रिका की नई खुली आंखें पीली रोशनी में टिमटिमा रही थीं, बार बार झपक रही थीं। मेरी आंखें बुरी तरह जल रही हैं। कुछ समय के प्रयास के बाद आंखें पूरी तरह से संरेखित हो जाती हैं। पहली चीज जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया वह थी बांस की छत। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि सिंथिया धुंधली रोशनी में उसे गौर से देख रही थी। चेहरे पर बेचैनी, उलझन। उसे आंखें खोलते देख ऐसा लगा जैसे उसने तुरंत ही सारे विचार मिटा दिए हों और अपने होंठ खोल दिए हों। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम ठीक हो, चैत्रा? चैत्रिका चुप है, मौन है। अपनी आंखें खोलकर सिंथिया का चेहरा देखकर उसे वे शब्द याद आ गए जो उसने बेहोश होने से पहले कहे थे। सिंथिया को यह असहनीय लगता है, हालांकि वह ऐसा नहीं चाहती। मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कोई भी महिला अपने पति के जीवन में किसी अन्य महिला की उपस्थिति स्वीकार कर सकती है? चैत्रिका भले ही दूसरे स्थान पर हो, लेकिन वह सफारत को कभी नहीं हरा पाएगी। भले ही चैत्रिका का दिल 1000 बार से घायल हो जाए, लेकिन चैत्रिका सफारत से प्यार करना बंद नहीं करेगी। सफारत को छोड़कर एक भी बाल नहीं हिलेगा। लेकिन दूतावास कहाँ है? चैत्रिका ने कमरे में चारों ओर देखा और लकड़ी का फर्नीचर देखा। एक छोटा सा कमरा। चैत्रिका को पता चलता है कि यह एक अटारी कमरा है। इन कमरों की व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है जो रात में कहीं दूर से आकर रुक सकते हैं। लेकिन इस घर के आसपास कहीं भी कोई दूतावास नहीं है। चैत्रिका को अपनी छाती पर पत्थर जैसा भार महसूस होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मूर्खतापूर्ण गलतियां इतनी भारी पड़ जाएंगी। मेरी अंदरूनी चीखें फूट रही हैं। वह सफारत को कैसे समझाएगा? सिंथिया की ओर देखते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, सफारत? सिंथिया कहती है, सफारत बाहर है। चैत्रिका ने रुआंसे स्वर में कहा, मैं उससे बात करना चाहती हूं। ठीक है। सिंथिया जल्दी से बाहर चली गई। जैसे ही मैं बाहर निकला, दूतावास के लोग दरवाजे से अंदर आ गए। मंद रोशनी में सफारत की आंखें और चेहरा देखकर चैत्रिका की आंखें नम हो गईं। वह बिस्तर से उछल पड़ी और उसकी साड़ी अस्त व्यस्त हो गई। इसने दूतावास पर तूफान की गति से हमला किया। अचानक सफारत ने एक कदम पीछे लिया। उन्होंने तुरंत अपने आप पर नियंत्रण किया और धीरे से अपना हाथ चैत्रिका की पीठ पर रख दिया। चैत्रिका स्पर्श से शर्मा गई। मेरा पूरा शरीर आंसुओं के जोर से कांप रहा है। गुदा के जलने से शरीर की प्रत्येक तंत्रिका कोशिका, हृदय और आत्मा जलकर राख हो जाती है। टूटी फूटी अस्पष्ट आवाज में उसने कहा, मैं आपके द्वारा दी गई सारी यातना, पीड़ा और दंड सहूंगा जब तक कि मुझे अपना सिर वापस नहीं मिल जाता। लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता।
तुम मुझे दुख दो, मैं उसे सुख समझूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कृपया मुझे दूर मत धकेलो। मैं सिंथिया को भी स्वीकार करूंगा। बस मुझे अपने से दूर मत ले जाओ। चैत्रिका ने सफरत की टी शर्ट को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे विनती करना शुरू कर दिया। अपने पिता के बाद वह अपने जीवन में इसी व्यक्ति से सबसे अधिक प्रेम करती है। मुझे अपने पिता का स्नेह कभी नहीं मिला, लेकिन जो खुशी मेरी पहुंच में थी उसे मैं दूर नहीं कर सका। आज की लड़ाई से मेरा शरीर, मन और मस्तिष्क बहुत थक गया है। सफारत के चेहरे पर भाव नहीं बदले। चैत्रिका ने पुनः दयनीय स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि मैंने जो किया है वह अक्षम्य है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारी मां का सम्मान बहाल नहीं कर पाऊंगा। मैं अब उससे माफी नहीं मांग सकता। मेरे पास अतीत की एक भी विषैली याद या घटना को मिटाने की शक्ति नहीं है। लेकिन मुझे पहले यह एहसास नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं सफारत हूं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मेरे पिताजी अचानक बीमार हो गए, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आ सका। सिंथिया, जब से मैं यहां आया हूं मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रहा हूं। कोई भी कुछ नहीं कह सका। मुझे अभी पता चला कि आपने कॉलेज छोड़ दिया है। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें अपने हृदय में और वास्तविकता में खोजा है। बहुत। मैंने आपका और अपने पिता का प्यार पाने की आशा में इतने वर्ष बिताए हैं। चैत्रिका पागलों की तरह बड़बड़ा रही है। सफरत ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटी और उसे शून्य में उठा लिया। चैत्रिका रुक गई। चेहरे पर खामोशी छा गई। मेरी आंखों से आंसू बस बह रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भी शब्द बोलना भूल गया हो। सफरत उसे खाली हालत में बिस्तर पर ले आया और बैठा दिया। उसने उसे पानी का गिलास दिया और गंभीर तथा आदेशात्मक स्वर में कहा, रोना बंद करो। चैत्रिका ने जल्दी से अपने हाथों के पिछले हिस्से से अपने गालों को पोंछना शुरू कर दिया, जो उसकी आंखों के आंसुओं से भीगे हुए थे। लेकिन ये बहती नाक और पानी भरी आंखों का संयोजन है। सफारत ने आगे बढ़कर सावधानीपूर्वक एक टिश्यू से उसका पूरा चेहरा पोंछा। चैत्रिका ने कांपते हाथों से पूरा पानी पी लिया और अपने आप पर कुछ नियंत्रण पाया। इस बार दूतावास का स्वरूप बदल गया है। उसने दोनों हाथों से अपने बाल खींचकर अपना गुस्सा रोका। क्या तुम बेहोश हो गए? बस सुनना, क्या तुम मेरी हालत महसूस कर पाए हो, चैत्रा? क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो लगातार मेरे सीने में बढ़ रहा है? ये कहते हुए सफरत ने चैत्रिका का हाथ खींचकर अपनी छाती पर रख दिया। वह तिरस्कार भरे स्वर में कहता है, मैं वर्षों से दर्द से तड़प रहा हूं। क्या आप मेरे दर्द का कारण जानते हैं? तुमसे प्यार होने लगा है। चैत्रिका ने विस्फोटक दृष्टि से उसकी ओर देखा। दूतावास का अंतिम वाक्य सुनते ही बदला शब्द तुरंत दबा दिया गया। राजदूत का प्रेम सच्चा है। हालांकि कुछ समय पहले चैत्रिका का दिल टूट गया था, लेकिन उसने सफरत के प्यार पर भरोसा नहीं खोया। उसे तब भी ऐसा लगा था और आज भी ऐसा लगता है कि यदि सफारत ने उसे मार भी दिया तो भी चैत्रिका अपनी अंतिम सांस तक उस पर विश्वास नहीं करेगी। ये कैसा अंधविश्वास है। हाँ, कभी कभी खुशी के भ्रम में फंसकर हम अंधविश्वास में डूब जाते हैं। मुझे लाभ या हानि की परवाह नहीं है। चैत्रिका कुछ कहती उससे पहले ही सफरत ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये चैत्र का महीना है। मुझे तुमसे प्यार हो गया और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत भी थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि तुम मेरी खुशी हो। आप मेरी खुशी हैं। मैं तुमसे नफरत करते हुए देश छोड़ आया। मैंने दोस्ती के बंधन को हमेशा के लिए अपने मन में दफन कर दिया है। लेकिन मेरा दिल कॉलेज जीवन की शुरुआत से ही आपकी ओर आकर्षित था। ये कमजोर था, जिस पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। जब मुझे इसका एहसास हुआ तो मैं तुमसे बहुत दूर था। उस समय मेरे मन में तुम्हारे प्रति बदले की ज्वाला तीव्र गति से जल रही थी। मां के आंसुओं के आगे प्रेम की भावना दब जाती है। तुम दोषी थी, चैत्रा। मेरे हर बार मना करने के बावजूद उसने सिंथिया को मेरे करीब लाने की कोशिश की। तुम्हें पता है, पहले तो मुझे अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को दबाने में बहुत कठिनाई हुई। मैंने अपनी मां से कई बार कहा है कि मेरा चैत्र कौन चाहता है। मेरी मां का दिल मुस्कुराया और कहा, जब मैं जर्मनी से लौटूंगी तो तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह कड़वी भयानक घटना मेरे दिमाग में घूमती रही। मेरा दम घुट रहा था। हर बार मुझे तुम्हें मार डालने की इच्छा होती है। यद्यपि मैं एक बार पारिवारिक तथा अन्य कारणों से घर लौट आया था,
फिर भी कुछ दिनों बाद मुझे जर्मनी लौटना पड़ा। मैं उस समय में 1 वर्ष में अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता हूं। पहले तो मैं अपने अंदर आए इस क्रांतिकारी परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इतने सालों के बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए शहर वापस जा रहा हूं। मैं ये जानने गया था कि क्या आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं। मेरे लिए यह पता लगाना कठिन नहीं था। मुझे आपके परिवार की स्थिति के बारे में जानने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुझे पता चला कि आपने अभी तक शादी नहीं की है। तभी मेरे मन में आया कि शायद मुझे उस दिन का हिसाब किसी दूसरे तरीके से चुकाना चाहिए। कई साल पहले तुम्हारे लिए जो प्यार पैदा हुआ था वह मेरे दिल में फिर से जाग उठा है। मेरे मन में इसे छिपाने, झूठा प्यार दिखाने और प्यार नामक बंधन से तुम्हें नष्ट करने की कई कल्पनाएं हैं। लेकिन अंत में मैं हार गई चैत्रा। मैं उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने की ताकत या साहस नहीं जुटा पाया जिसे मैं सचमुच प्यार करता था। मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता। प्रेम की शक्ति इतनी महान थी कि सारे दुख, दर्द और पीड़ा व्यर्थ और निरर्थक हो गए। सफर्त ने आह भरी। चैत्रिका ने उसके मोहक चेहरे को देखा और पूछा, तुम सोच रहे होगे अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैंने ये सब फिर से क्यों कहा। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था, मैं ये कर सकता था, भले ही मैंने इसे छुपाया हो, है ना। चैत्रिका ने चुपचाप सिर हिलाया। सफर्त ने अपने होंठ काटे, आंखें बंद की और अपने होठों को चैत्रिका के हाथ से गहराई से छू दिया। हवा के एक झोंके से चैत्रिका की छाती ठंड से कांपने लगी। दूतावास की मजबूत आवाज सुनी गई, हमें एक ना एक दिन सच्चाई का सामना करना ही होगा। कुछ दिन पहले मैं अपने प्यार को एक तरफ रखकर बदला लेने की सोच के साथ तुम्हारे पास आई होती। जिस दिन आपके पिता की मृत्यु हुई, मुझे यह एहसास हुआ कि मैं किसी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, कि अगर कुछ नष्ट हो गया तो मैं निश्चित रूप से नष्ट हो जाऊंगा। अपने पिता की मृत्यु के दिन तुमने मुझसे 8 साल तक दूर रहने पर गर्व व्यक्त किया, दोस्ती तोड़ दी और बिना कुछ कहे चले गए। यदि मैंने आज सब कुछ स्पष्ट नहीं किया होता तो सब कुछ धुंधला और प्रश्न बनकर रह जाता। जैसे जैसे हमारा रिश्ता आगे बढ़ता, शायद तुम्हें पता चल जाता कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ने की योजना बनाई है और तुम टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता चैत्रा, इसलिए मैं एक होने से पहले सब कुछ स्पष्ट करना चाहता था। आप चाहे तो मुझे दंड दे सकते हैं, मैं इसे सहन करूंगा, क्योंकि तुमसे प्यार करने का भार बहुत भारी है चैत्र। चैत्रिका को बहुत आश्चर्य हुआ। मैं आश्चर्य में डूब गया। वह उस व्यक्ति से उसकी मूर्खता के लिए दंड की मांग कर रहा है जिसे उसने चोट पहुंचाई है। उसने अपने होंठ हिलाने की कोशिश की। टूटी आवाज और भारी छाती के साथ उसने पूछा, क्या तुमने उस दिन सिंथिया से शादी कर ली थी। चैत्रिका प्रश्न पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। सिंथिया का कोई दोष नहीं है। अगर वह सफर्त की पहली पत्नी भी होती तो भी वह सफर्त के जीवन में थोड़ी जगह की भीख मांगती। उठना। चैत्रिका बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। संकोच नहीं करता। सफर्त आगे आए और साड़ी ठीक की। ऐसा लगता है कि आपके पति विवाहित हैं। सैटिन के अत्याचार के तहत स्थिति अराजक है। थोड़ा बेहतर हो जाओ, हम बाहर जाएंगे, ये सही है। चैत्रिका ने मन ही मन सोचा, किंतु अप्रसन्न स्वर में बोली, परंतु और शब्द नहीं। मुझे सवाल पूछना पसंद नहीं है चैत्रा। जैसे ही मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, सफारत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर ले गया। आगे देखने पर मुझे 2 गुलर के पेड़ दिखाई दिए। सिंथिया एक लड़के को कसकर गले लगा रही है। चैत्रिका को लगता है कि लड़का विदेशी है। विदेशियों की तरह उनकी त्वचा का रंग बेहद गोरा है, बाल भूरे हैं। चैत्रिका ने संकुचित आंखों से सफर्त को देखा। सफर्त की आंखों में गुस्से का जरा भी भाव नहीं है। उसका गोरा चेहरा जरा भी लाल नहीं हुआ। चेहरे की अभिव्यक्ति अथक और स्वाभाविक है। सिंथिया लड़के को छोड़कर चली गई। वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। विदेशी लड़का आगे आया और सफारत को गले लगा लिया। चैत्रिका की ओर देखकर उसने सहज मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते भाभी, मैं इयान हूं, सफारत का चचेरा भाई और सिंथिया का पति। चैत्रिका ने सफारत का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या सिंथिया सफारत की पत्नी नहीं है? अयान के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। सफारत ने उसे एक हाथ से गले लगा लिया। वह शर्म से कांप उठा। सिंथिया पहले से ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अयान के बगल में खड़ी थी। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं सफारत की पत्नी हूं? चैत्रिका ने अपना सिर हिलाया। सिंथिया ने अयान का हाथ पकड़ लिया और बोली, ओह,
मैं अयान जमान की पत्नी हूं। उस दिन सफरत मुझसे शादी करने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं हुई। इसके अलावा सफारत की मां का मानना था कि यह गलती थी कि सभी ने यह घटना देखी। उन्होंने समझदारी से कहा कि इतनी कम उम्र में शादी करना सही नहीं होगा। आंटी ने मेरे परिवार से वादा किया था कि वह शादी तक मेरी देखभाल करेगी। जब समय आएगा तो सफरत मुझसे शादी कर लेगी। हालांकि मेरा परिवार इससे सहमत था, लेकिन क्षेत्र के कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। लेकिन कुछ लोग पैसे के लालची होते हैं। आंटी को उन्हें शांत करने के लिए बड़ी रकम देने पर मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा कॉलेज के शिक्षकों ने कॉलेज के सम्मान की रक्षा के लिए इस बात को फैलने नहीं दिया। रात के अंधेरे में वह भयानक घटना हम में से कुछ लोगों के भीतर दफन हो गई। कोआ भी ध्यान नहीं देता। मेरी मुलाकात अयान से जर्मनी में हुई। आंटी ने मुझे जर्मनी स्थित दूतावास में अध्ययन के लिए भेजा। यहीं पर मेरी मुलाकात उनके चचेरे भाई के बेटे सफारत के चचेरे भाई अयान से हुई। अयान से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सफारत के प्रति मेरे मन में सिर्फ आकर्षण था। मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अयान से शादी कर ली। चैत्रा, मैं पिछले कई वर्षों से तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन विभिन्न जटिलताओं के कारण मैं देश नहीं आ सका। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि सफरत उस दिन की घटना को दिन ब दिन अपने दिमाग में रखती रही। जब मैं इतने वर्षों के बाद घर आया और दूतावास से मुझे पता चला कि उन्होंने आपको ढूंढ लिया है, तो मैं खुशी से झूम उठा। मैं पहले आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आपने मुझे अनुमति नहीं दी। मुझे देश में आए लगभग 1 महीना हो गया है। सफारत मुझे सब कुछ समझाता है। इसका यह भी अर्थ है कि आपको दुख पहुंचाकर आपने उसे आपसे और भी अधिक प्यार करने पर मजबूर कर दिया है। वह तुम्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम भाग्यशाली हो चैत्रा। हर कोई चरम तरीके से अभिनय कर सकता है, लेकिन बहुत कम अभिनेता अभिनय करते समय प्यार में पड़ते हैं।